प्रोग्राम सवाल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, सर्दियों की आमद है और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं ताकि वो गर्म मलबूसात ख़रीद सकें। आम मार्केट की अगर बात की जाए तो जो गर्म मलबूसात हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं, जिसके अल्टरनेटिव के तौर पर लोग जो हैं वो लंडा मार्केट का रुख करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रावलपिंडी सदर में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या समझते हैं कि जो गर्म मलबूसात हैं उनकी कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में कितनी ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ दुकानदार हजरात से भी बात करेंगे कि कारोबारी हालात कैसे हैं। हमारे साथ रहिए। कोट ख़रीदने के लिए आया था तो ये इतने महंगे दे रहे हैं कि मेरी बस से बाहर है ना। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ ये। अच्छा, तो ये बस एक बंदे के बस से बाहर है। अभी ये चीज़ देखने के लिए आए थे। बाज़ार 1200-1500 ये हम कहाँ ले सकते हैं। अच्छा, 1000 1200-1500 आप समझते हैं कि ज़्यादा है एक आम आदमी के लिए? वो उसकी इस्तेताअत नहीं है कि वो इतना महंगा ख़रीदे? नहीं ख़रीद सकता जी, नहीं ख़रीद सकता। हम तो देखते हैं यार, अल्लाह करे किधर से 200-250 का मिल जाए। ये 1000-1200 घर का ख़र्चा कहाँ से चलाएं। एक चीज़ पूरी करते हैं तो 2-3-4 कम हुई होती हैं। महंगाई इतनी इस कदर ज़्यादा हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। अच्छा, जो सरकारी आदाद शुमार हैं, ये हुकूमती दावे हैं, उनके मुताबिक तो महंगाई कम हो रही है, बतदरीज कम हो रही है। आप कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? देखें, पहले एक बंदा घर का ख़र्चा चला लेता था ना, तो अभी एक बंदा उसका घर का ख़र्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। 1000-1200 रुपये में आप मुझे बताएं, मकान का किराया भी दें, घर का ख़र्चा भी चलाएं, तो कहाँ होता है। अच्छा, तो ये फरमाइएगा, अगर हम इस मार्केट का मुवाजना करें जो नई मार्केट्स हैं या नई अशिया की दुकानें हैं, उनमें रेट्स की क्या पोजीशन है आपके ख्याल से? देखें जी, दुकानों पे तो हम जा ही नहीं सकते ना। ये ठिए वाले हैं या ये इनके पास आते हैं, ये भी हमारे पास से बाहर है। तो कैसे गुजारा होगा फिर? बहुत मुश्किल से। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, कोई अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करें जी, हमारी सुनने वाला कौन है? हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है जी, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो रही है दिन पर दिन कि अल्लाह पे यकीन करे, ये खुदकुशी अगर आराम ना होती ये कर भी लेते। इतने हालात ख़राब हैं। बाहर देखें आप लोग के काम है ही नहीं है। ये अभी 6-7 हड़ताल की छुट्टी रही हैं। अल्लाह पे यकीन करो, कर्ज़े के नीचे आ गए हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं आप जो बता रहे हैं। ज़ाहिर एक आम आदमी का गुजर बसर नहीं हो सकता। आप यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि आपकी सकत से बाहर। यकीन करें, ये अभी मेरी ये कोटी ख़राब है, सर्दी इसमें नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ कोई कोट मिल जाए। कोट को पता किया ये भी 1500 रुपये का कोट है, मैं कहाँ से लूँ। अभी बस चुप होकर परेशान होकर वापस जा रहा हूँ। क्या हालात हैं काम काज के? आप ये गर्म कोट वगैरह बेच रही हैं, काम है, गाहक है आपके पास, या क्या कहना चाहेंगे? काम बहुत स्लो है, गाहक बहुत कम आता है। जो आता भी है लेता नहीं, ये देख के चला जाता है। क्या उसकी क्या वजह है? महंगे माल बहुत महंगे है, गाहक देख के चला जाता है। अच्छा, अगर हम पिछले साल की बात करें और इस साल की बात करें तो काम में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, 50% फ़र्क है काम का पिछले सीजन। अच्छा, ये फरमाइएगा, मुख्तलिफ ज़ाहिर है आपके पास चीज़ें हैं, इनके नर्ख भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं दुकान का और ये इस मार्केट का, तो क्या क्या चीज़ें हैं और उनके कितने कितने दाम आप वसूल कर रहे हैं? सर, ये 1500 का भी है, 1200 का भी है, 800 का भी मिलता है। दुकान पे तो यही चीज़ 8000-10,000 की मिलती है। लोग सेल करते हैं तो क्यों, यही चीज़ है, ब्रेकिंग करा के अपना स्टेक लगा लेते हैं, यही बोलते हैं नई वाली चीज़ है। अच्छा, पंजाब में एक और आजकल जो है वो पैरा फोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है कि वो ताजरों को तंग कर रहे हैं, रेहड़ियाँ हटवा रहे हैं। ये जो आपने ठेला जिस तरह का लगाया हुआ है, इसको यहाँ काम नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह की कुछ शिकायत हैं आपकी सलाह? आते हैं, हमारा रेलवे वाला सिस्टम है, हम तो पेमेंट देते हैं। कैसे? पर्ची है गवर्नमेंट की ना हमारे लिए। अच्छा, उन्होंने जगह हमें मखसूस दी हुई है, ये वाली नपाश करके 30 फुट की जगह हम उसकी पर्ची हर महीने मंथली जमा करवाते हैं। अच्छा, कितना आप गवर्नमेंट को कितना उस पर्ची के ज़िम्मन में देते हैं पैसे? ये तो मालिक पे करता है, उसको पता है, और पर्ची होती है हर माह की, गवर्नमेंट के खाते में जाती है। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं, यानी ये आपका काम नहीं है, किसी और का काम है? तो हालात कैसे हैं मेरे भाई? एक ज़ाहिर आप बता रहे हैं कि आप एक दिहाड़ीदार आदमी हैं, कैसे गुजर बसर कैसा हो रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक दे रहा है, अच्छा है, और निज़ाम रो रहा है, कुछ भी नहीं है, बस अच्छा, कुछ भी नहीं है। मुश्किलात हैं? मुश्किलात नहीं है, समझो आपके सामने खड़े हैं, बस दिहाड़ी में देखते हैं। काम होगा तो बंदा दिहाड़ देगा ना, काम नहीं होगा किधर से दिहाड़ देगा। क्या ख़रीदने आए हैं और कीमतें कैसी हैं? आप क्या समझते हैं, आम जो मार्केट है उससे ज़्यादा हैं या कम है?
मैं बच्चों के लिए शूज़ देखने आया हूँ और अपने लिए देखने आया था, तो सोचा था चलो इनके प्राइस थोड़े ज़रा हमारी पहुँच में होंगे, लेकिन अभी आया हूँ तो ये प्राइस इनके जो दूसरे बाज़ार रेट हैं उनके तकरीबन बराबर ही हैं। अच्छा, तो ये फरमाइएगा, जो आम मार्केट है उसका अल्टरनेटिव समझा जाता है इस मार्केट को, लंडा मार्केट को, कि शायद यहाँ से चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि इसमें कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों होगी? ये बस अभी ना इन्होंने अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा कर दी है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा आ रही है, तो ऐसी जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे इनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप और कैसा चल रहा है जो दीगर रोज़गार ज़िंदगी, अगर उसकी बात की जाए? मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी रेंज के मुताबिक आया था। मैंने सोचा चलो ख़रीदारी करता हूँ, लेकिन ये हमारी मौज में नहीं है अभी, बस ऐसे ही जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप शिकवा करते नज़र आए हैं भाई कि बहुत महंगे हैं जूते जो हैं, ये जो आम मार्केट है उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। कीमतें वाकई ज़्यादा हैं? जी सर, कीमतें तो ज़्यादा है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लंडा भी महंगा हो गया है, ऊपर से भी महंगा आता है। दूसरी बात यह है कि लंडे में मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं, चीज़ के हिसाब से रेट होता है, जैसे आप क्वालिटी उठाओगे उस हिसाब से रेट होता है। और फिर यह कि फिक्स रेट होता ही नहीं है, जो हम रेट लगाते हैं उसमें डिस्काउंट होता है। इस दफ़ा तो 12वें महीने में हमारा सीज़न होता है सर्दियों का। अभी आप देख ले, 1 घंटा कलर आई, बिल्कुल भी ख़रीदारी नहीं है, क्योंकि लोगों से पहुँच से दूर हो गया। ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है, बिल इतने ज़्यादा आई है कि लोग बर्दाश्त से बाहर हो गए, तो ख़रीदारी भी कम है, ग्राहक बेचारा भी परेशान है, दुकानदार तो वैसे ही बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल काम ना होने के बराबर है सर। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, कुछ अपील करना चाहेंगे कि एक आम आदमी कैसे मुतासर हो रहा है जो महंगाई, बिजली के बिल्लात और दीगर चीज़ों की आप बात कर रहे हैं? जी, हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गरीब तबका है, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो थोड़ा सा ये करे कि बिलों में थोड़ा गुंजाइश कर ले, बिजली की भी, गैस की भी। बाज़ार में जाओ, कोई भी चीज़, सब्ज़ी लेने जाओ, किसी भी चीज़ में आज कीमत एक है तो कल दूसरा कीमत है, तो डीजल, पेट्रोल, हर चीज़, किसी भी चीज़ में रियायत नहीं है, आवाम के साथ कोई वो नहीं है, रिलीफ नहीं है। तो हमारा उससे ये मुतालबा है कि आवाम पे थोड़ा रहम करे, थोड़ा सा महंगाई कम कर ले। जो आम मार्केट है, जिसको नए सामान की दुकानें हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी रावलपिंडी में, सदर में, मुख्तलिफ जगहों पे, आप क्या समझते हैं कि उनके जो निर्ख हैं और जो यहाँ लंडा मार्केट के निर्ख हैं, इसमें कितना फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कोई ख़ास। यहाँ भी चीज़ें महंगी हैं? यहाँ भी वही रेट है, और जो नए है कोई 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, क्या वजूहात हैं कि यानी ख़रीदार भी कम नज़र आ रहे हैं, आवाम भी कम नज़र आ रही है? आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? सबसे महंगाई की जो ख़ास वजह है वो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादती जो है वो है। मेरे ख़्याल में तो हर चीज़ जो भी बाज़ार में आती है वो डीज़ल और पेट्रोल के सर के ऊपर ही आती है, इसके अलावा उसका कोई नहीं है। अगर डीज़ल पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं तो मेरे ख़्याल में सारा कुछ कंट्रोल हो सकता है। और महंगाई तो वो है जो आप सबको पता है, महंगाई बहुत अरूज पे है। जो पहले गाठ आती थी 3,000 की, वो 12,000 15,000 रुपये में गाठ आ रही है आजकल। उसमें हल्का माल भी होता है, अच्छा भी होता है, 2-3-4 पीस अच्छे निकल जाते हैं, बाकी हल्का सामान होता है बस। अच्छा, तो क्या अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए, जो कारोबारी हालात हैं या मार्केट में लोग रुख कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है? एक आम आदमी जो इस मार्केट से आके ख़रीदारी करता था, उसके आने की रेशो में कितना फ़र्क पड़ा? देखें, वो रेशो में फ़र्क ये है कि महंगाई की वजह से जिस बंदे के पास पहले सामान पड़ा हुआ है दोबारा लेने की ताकत ही नहीं रखता है। महंगाई इतनी है, बाकी खुद नोश की चीज़ें इतनी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सस्ती हो। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि ये गरीब आवाम के ऊपर थोड़ा सा हाथ हल्का रखे, अपने अखराजात भी कम करें, हमें भी थोड़ा उसमें से ग्रेवी दे दें, बस। बाकी और क्या है, तो कुछ भी नहीं है। फरमाइएगा कि ये जो चीज़ें आप बेच रहे हैं, इसको आम मार्केट का अल्टरनेट समझा जाता है, यानी जो आदमी नई चीज़ नहीं ख़रीद सकता वो लंडे का रुख करता है और यहाँ से चीज़ें जो है वो ख़रीदता है, तो ये भी महंगी हो जाएंगी, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? और आम आदमी के लिए मुश्किलात ही होगी, और क्या होगा? उसके लिए तो मुश्किलात ही है। वो तो आम आदमी तो मुश्किलात में फंसा हुआ कि हम क्या लेंगे, क्या देंगे, बच्चों को कपड़ा कैसे लेके देंगे, कैसे नहीं है। वो कोई अच्छा कपड़ा लेने की जाता है तो वो कहते हैं जी 3,000 का, 2,000 का है। एक आदमी ये लाख रुपये दुकान का किराया दे रहा है, उसने तो किराए के पैसे ही पूरे करने हैं, बिजली का बिल ही पूरा करना है, मुलाजिम की तनख्वाह भी करनी है, सो गैस का भी। उसको तो नहीं पूछता कभी, नाली गवर्नमेंट तो नहीं पूछती है कि नाले आप इसके किराए के पैसे कम करो, या बिजली का बिल कम करो, या
दिहाड़ी वाले को काम करो, जो इसका इस चीज़ का कोई तकल्लुक नहीं है। वो तलक खाली इस चीज़ का है कि खाली गवर्नमेंट ऐलान करती है भाई ये चीज़ सस्ती होगी, तो जो उसके बंदे मिले उनके आपने होंगे वो रेट चार देंगे ऊपर से, ये रेट बिकेगी, बस इतना ही काम होता है। क्या रेट्स क्या हैं आम मार्केट की बात की जाए, और अगर इस मार्केट की स्पेसिफिकली बात की जाए, महंगाई है या फिर यहाँ से आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं? महंगाई है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा दुकानदार से जो है बहस बसा किया जाए तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बारे में मिल जाती हैं। अच्छा, जो दूसरी मार्केट्स हैं, नए सामान की मार्केट्स हैं, उनमें जो निर्ख हैं वो कितने ज़्यादा हैं? इससे अगर हम मुवाजना करें इस मार्केट का, वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सस्ता है। ये पौड़ी पुल का एरिया, ये थोड़ा सा इस एरिया में जो है ना थोड़ी सी गुंजाइश है कि चीज़ें जो बहुत आसानी से भी मिल जाती हैं। थोड़ा सा दुकानदार से जो की जाए ना, बागवानी की जाए ना, तो थोड़ी सी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से में। इस बार बहुत ज़्यादा परेशान है, हर बंदा परेशान है। आप हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों, क्या हुआ? हालात की वजह से ना परेशान है कि कारोबार नहीं रहा। पिछले साल के मुताबिक आधा काम नहीं है। अच्छा जी, पिछले बार इस टाइम तक तकरीबन में 4-5 हज़ार रुपये बाट कितना है। इस टाइम मेरे ख्याल में सुबह 1000 रुपये बटे। अच्छा, 1000 रुपये की सेल की आपने इस वक्त? टोटल 1000 रुपये की बटी। ठीक है, इस टाइम पिछले साल माशाल्लाह 1520-25 हज़ार रुपया कारकिन ने। अच्छा, उसकी क्या वजह है? क्या आपका ये माल जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, या फिर लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो नहीं रही? लोगों ने मसले बहुत कम हो गए ने, पैसा बहुत मुश्किल लोग खर्च कर देने, बहुत मुश्किल। अमीर बंदे का किसी का नुकसान नहीं है, ना अमीर बंदे के बिल का नुकसान है ना किसी चीज़ का। जी आप गैस का बिल देखें, बिजली का बिल देखें, ठीक है, कोई चीज़ भी है ये ना आम बंदे पे है, अमीर बंदे पे नहीं है। आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है और हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इन हालात की वजह से लोग परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि इस मार्केट के जो रेट हैं वो क्या ज़्यादा हैं, कम हैं? दूसरी मार्केट का कंपैरिजन करें अगर हम? मौजूदा लिहाज से तो बेहतर ही है। मौजूदा जो प्राइस चल रही हैं दाएँ बाएँ, जो महंगाई है उस हिसाब से बेहतर है। बेहतर है, हमें तो बेहतर लगा है। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये दीगर शायद जैकेट भी भाई देख रहे हैं, सर्दियां हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मार्केट को तरजीह दे रहे हैं। एक आम आदमी उसकी कुव्वत ख़रीद में कमी आई है जिसकी वजह से वो यहाँ आता है, क्या समझते हैं आप? बेहतर है, लंडे का माल है, लोग ख़रीद रहे हैं, बस ठीक है। किसी को पसंद आता है सस्ता महंगा करके तो अपना जो है ना वो निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें चाचू, यहाँ पे कुछ लोग शिकवा करते नज़र आए हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? बस ये रोना तो हमारे सर में है ही है ना। हर बंदा यही कहता है जी महंगा है, सस्ता है, सस्ताई तो फिर हमें जाके अगले जान ही मिलेगी। बहरहाल बेहतर है, मेरे लिहाज में तो बेहतर है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, हम हुकूमत चला रहे हैं, चलाने वाले बेहतर अच्छी चल रही है, अच्छी चल, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रही है, पहले से बेहतर चल रही है। यानी गुज़िश्ता जो अदवार थे उससे ये दौरे हुकूमत बेहतर है? बेहतर चल रही है मेरे हिसाब में बेहतर। एक आम आदमी जो इस मार्केट का रुख करता था और वो ये समझता था कि यहाँ से वो गर्म मलबूसात, जूते और दीगर अशियाए ज़रूरिया ख़रीदेगा, उसका ये शिकवा है कि इस मार्केट का नर्ख भी दूसरी मार्केट्स की तरह बहुत ज़्यादा हो चुका है। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल हमें अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, इस वक्त मैं भाटी चौक में मौजूद हूं, जहां पर टीपा की जानिब से लोगों के घर मिस्मार किए जा रहे हैं, दुकानें मिस्मार की जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान देखने को मिल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक कवानीन को बेहतर करने के लिए ये किया जा रहा है, लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है शुरू किया गया है। इससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहें। आपकी जो दुकान है वो भी गिराई गई? हाँ जी, मेरी ये पूरी बिल्डिंग थी वो सारी गिरा दी गई है। बस हम काम करते थे इधर? हम ये मोटरसाइकिल बाइक्स के पार्ट्स की दुकानें थी और ऊपर हमारी रिहाइशें थी। कितने साल? यहाँ हम चौथी नस्ल हैं। चौथी नस्ल? 20 साल तकरीबन। 120 साल हो? मज़ार है परदादा का। अच्छा। लेकिन वो बस आए हैं अचानक, तो जी हटाना है, ये करना है, वो करना है, बस यहाँ बाग बनाना है या हमारी कपड़े बनानी है, हमें नहीं पता क्या करना है उन्होंने।
ये तो वही जानते हैं, इस वजह से उन्होंने सारा हटा दिया। तो आप इंतज़ामिया के पास गए नहीं कि 120 साल से हम इधर बैठे हैं? हम इंतज़ामिया के पास गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहती है बस एक्वायर करवानी है, हमने 9C लगा के आपसे ये जगह लेनी है। पैसे पूसे अभी हमें कोई नहीं बता रहे, बाद में कहते हैं आपसे टेबल टॉक होगी। पहले 26 तारीख का हमें नोटिस भेजा है, उसके बाद नोटिस भेजने के बाद फिर वो बाद में जी 12 तारीख को आए हैं जी आपके हटाना आपके पास सिर्फ 2 दिन है। फिर 2 दिन का पहले क्या है, फिर हम गए हैं AC ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर जो राय बाबर साहब हैं, उन्होंने मेहरबानी करके हमें 15 दिन दे दिए कि आपके 15 दिन बाद हमने ये क्लियर करना है। बस उसके बाद फिर हमने कहा हमें चेक पहले दें, चेक देंगे तो हम आगे कहीं जाएंगे। पैसे दे रहे हैं आपको? अभी बता नहीं रहे पैसे किस तरह देने हैं, कोई वो नहीं है। वो कहते पैसे मिलेंगे, बस ये सारे कहते हैं आगे मिलेंगे, ये नहीं बताते किस दिन देने हैं, कब देने हैं, कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपके कपड़े बनाएंगे? तो कपड़े ही बन गई हैं, अचानक आए हैं और कपड़े बना दिए हैं, और क्या किया है, कपड़े ही बन रही हैं। देखें आप क्या बन रहा है। हुकूमत कह रही है कि बड़ा खूबसूरत निज़ाम हो जाएगा। खूबसूरत बनाने से पहले आवाम को खुशहाल करना चाहिए। पहले आमदन यूरोप वाली करें ना, फिर पाकिस्तान को यूरोप भी बना लें। तो अभी फैमिली किधर है? फैमिली अभी जाहिर सी बात है, और बच्चों को उनकी नानों के घर छोड़ आए हैं, ससुरालों में छोड़ आए हैं बीवियों को, और क्या करें। तो आगे कोई अचानक क्या मिलता है? इंतज़ाम किया है कोई आगे? अब ढूंढ रहे हैं ना, अब जाहिर सी बात है, इन्होंने तो पैसे नहीं दिए, पैसों का इंतजाम करके फिर ही घर मिलेंगे ना। यहाँ तो हमारी मलकियत थी, पैसे नहीं है आपके पास? हम कहते हैं कि हमें मार्केट रेट के मुताबिक पैसे दिए जाएं और हमें चेक पहले दे दिए जाएं। चेक पहले दे दो, हाँ, उसके बाद कर लें। हटा तो रहे हैं, अब उन्होंने जगह तो लेनी है, वो तो है नामुमकिन है ना नहीं लेनी, गवर्नमेंट ने जो कहना है वो होना है। 92 से मैं देख रहा हूँ कि हमारा ख़ानदान नून लीग का है, वोट अभी भी नवाज शरीफ का है, जो मर्जी हो, आशिक है ना हम उसके। नून लीग के साथ इश्क वैसे ही है, इश्क वैसे रहेगा, इश्क कम नहीं होगा। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना भाईजान, क्या करें जब हमें गुड़ती यही दी गई है, नून लीग की गुड़ती हमें दी गई है। हम जुल्म देख रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है, क्या करें यार। बड़े 3 पुश्तों से इनके साथ शायद कुछ हो जाए बेहतर, शायद कुछ बेहतर हो जाए। क्या हुआ, एक रेडी लगा रहा है आदमी, शाम को 1000-1500 लेके जा रहा है, रेडी गायब हो गई है, उसका सामान भी चला गया रेडी का। LD वाले ले गए भाई, अगर 10-15 हज़ार जेब में आए तो ले लो, तो कहाँ से लाए वो। इस तरह करके पूरे शहर की रेडियाँ उठा दी गई हैं। वो छाबा, एक मेरा दोस्त था, इतना सा छाबा यूँ लगा के ना मेन बाज़ार में बैठा है। मैं कहा ये क्या कर रहा है भाई, तू रेडी कहाँ गई? रेडी तो ले गए, मैंने उसको सामान लेके दिया था 25 हज़ार का, ये थोड़ा बहुत यार तू रेडी लगा ले। वो रेडी ले गए भी, क्या करें, कब तक हम लोग ये चलते रहेंगे इस कठिन रास्ते पे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, कैसे नहीं मुश्किल है। यहाँ पे रोज़ी तो है ही नहीं, बच्चों ने रोटी तो खानी है ना। हमें सिर्फ मरीम नवाज साहब 2 वक्त की रोटी चाहिए। कारोबार हमारे चले गए, घर बार भी चले गए। ये 5-10 मरले के घर में रह रहे हैं 5 भाई, बाकी कारोबार तो ये नहीं है, सिर्फ लंगर खाने, कारोबार है नहीं है। लंगर खाएंगे? हाँ, तो लंगर पे गुजारा करेंगे तो क्या करेगा, काम नहीं है, काम नहीं है काम। गिरती हुई बिल्डिंगों के मलबे के नीचे हमारे अरमान चले गए हैं, जो वापस नहीं आ सकते। इनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हमारी ख्वाहिशात, हमारे अरमान इसी मलबे के नीचे होंगे। कहाँ जाएं, बता दें वो रास्ता जिस रास्ते पे हमारी खुशहाली हो। फिर ये लोग चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, वो दरबार से जूतियाँ उठा के बेचेंगे, वहाँ पे लगे हुए हैं स्टॉल। क्या करेंगे ये? खुदारा इनकी रोज़ी का कोई ज़रिया बना दिया जाए। अब दुबई जैसा, दुबई में तो भाई ये चीज़ें नहीं है ना, चलान तो दुबई जैसा कर दिया ना भाई, सहूलतें भी दुबई जैसी मिले ना इन गरीबों को। ये कहाँ जाएं, सुबह आएंगे, खड़े हो जाएंगे रोज़ी की तलाश में, नहीं कोई भी नहीं लेगा। अब अड्डा तो ये ख़त्म हो जाएगा ना भाईजान, क्या ये मज़दूर प्लाजों में रहेंगे? कौन देगा इनको? इन लोगों को कीमतें मिल जाएंगी, जिनकी बिल्डिंगें हैं इनको मिल जाएंगी, इन गरीबों को कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। और कोई भी सियासतदान आएगा, इनके अरमानों का खून होता है और होता ही रहे। दुकानें भी गिरा दी सर, ये सारी दुकानें हमारी हैं, ये हम सैयद बरादरी बैठे हैं, ये टोटल जितनी भी मार्केट है ये हमारी है। कितनी देर से बैठे? हम ये 1943 से बैठे हैं इधर। कितने साल हो? तकरीबन पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले के बैठे हैं हम। तो आपने बताया? सब कुछ बताया हमने, रजिस्ट्री भी उन्हें चेक करवाई है, सब कुछ करवाया है, मगर उस इसलिए कि गवर्नमेंट को ठीक है, जगह उन्हें चाहिए, ले सकते हैं, रजिस्ट्री आपके पास है तो फिर सर, मगर हमारे साथ मीटिंग कर लें ना, मीटिंग करें, टेबल टॉक करें, उसमें बैठ के बात करें, और हमसे जो हमारा हक बनता है वो हमें दें,
और हमसे जगह ले ले। हम तो इसलिए यही वो तो कह रहे हैं कि आपको आपका हक मिलेगा। सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला, ना मिलना है मुझे लग रहा है। आपको नहीं लग रहा मिलेगा? मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा, मगर हमारी बिलाल यासीन साहब से मीटिंग हुई है रात को, वो शायद हमारे 3-4 बजे इधर आएंगे। वो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके ऑफिस मेरे ये शॉप पे बनते रहे। जब भी इलेक्शन हुआ है वो मेरी दुकान पे बना है। नून लीग को वोट देते हैं? नून लीग को वोट देते हैं और ज़िंदगी में उन्हें दी है, लास्ट में भी उन्हें दी है, आगे भी देंगे? आगे भी देंगे इंशाल्लाह। और अभी इतनी मोहब्बत? हाँ मोहब्बत है हमें बिलाल यासीन से, मियाँ साहब से भी है, मगर ये बिलाल यासीन की बात और है, मगर मियाँ साहब की और है। वो हमारे लीडर हैं और ये हमारे भाई हैं, ठीक है। हम उनके ही ऑफिस बनाते रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ का ऑफिस बना है। सारी मार्केट मुझे नून लीग की लग रही है। नून लीग की है जी, इधर पोस्टर वगैरह लगते हैं, बैनर लगते हैं, हर चीज़ लगती है। जब मैं इलेक्शन करीब होते हैं तो सब मैं इधर फ्लैक्स वगैरह लगवाता हूँ। तो बस नहीं, अगर नून लीग की हुकूमत है और आप भी नून लीग के हैं तो वो आपको ज़ाहिर कोऑपरेट तो करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे, सपोर्ट हमें करेंगे, मगर हमें इस टाइम जो है ना टेंशन है। हम भी इस टाइम हैंड टू माउथ हैं, मगर हमें अगर नज़र कुछ नहीं आ रहा, हम बच्चों को लेके जाएं किधर, रेंट पे जाना है तो हमें उधर किधर चाहिए। घर ये पीछे हमारे घर हैं, रहायशें हैं, आगे दुकानें हैं, पीछे रहायशें हैं। घर भी तोड़ने लगे, घर भी तोड़ने लगे हैं, रोजगार भी तोड़ दिया, अब घर भी तोड़ने हैं। ना हम घर के रहे ना बाहर के रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। एक्चुअली हम बहस जो कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमें कुछ अमाउंट दी जाए जो हम आगे जाके घर ले लें, उसके बाद जो मर्जी ये करें। हम इसीलिए लड़के ये मजदूर वगैरह लगा के खुद तुरवा रहे हैं कि हमें कुछ टाइम भी मिला है। पहले 2 दिन का टाइम था, अब 15 दिन का टाइम मिला है। ये 15 दिन के अंदर अंदर हमने इसे क्लियर करवाना है। तो अब बिलाल साहब आएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे साथ मीटिंग क्या होती है। हमारा मुतालबा इतना ही है कि हमें चेक दिए जाएँ, पैसे दिए जाएँ, ताकि हम अपने बच्चों को लेके कहीं शिफ्ट हो जाएं। दुकानों का बाद में सोचेंगे। यहाँ हम तकरीबन मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो मगर 50 साल की मेहनत हमारी ये मिट्टी में चली गई है, ख़त्म हो गई। ये कहानी हमारी इधर ही ख़त्म। आगे वाली जो ज़िंदगी है उसको कैसे देख रहे हैं? आगे क्या देखना है, ये बाप इधर ही ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म, कुछ भी नहीं नजर आ। ये टीपा की जानिब से घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराई जा रही हैं, क्या कहना चाहें? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर से गिरा रही है ना, एटलीस्ट तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जिन्होंने ली हुई है और जिनके पास रजिस्ट्री इंतकाल सब कुछ मौजूद है, उनका जो फेयर बनता है वो उन्हें पे किया जाए। वो तो डीसी रेट पे मिलेगा। वो डीसी रेट मिलेगा, बिल्कुल वो मिलेगा, कम मिलेगा। क्योंकि जो हम बाय करते हैं ना उसमें गलती आती है हमारी कि हम गवर्नमेंट रेट छोड़ के हम देखते हैं जगह अच्छी है हम बाय कर लेते हैं, तो उसमें डीसी रेट का गलती नहीं आता। अच्छा ये बिल्डिंग है, इन्होंने रिसेंटली न्यू बनाई है, ये पहले बहुत बंदर था, ये कह लेंगे बिल्कुल ही वो उजाड़, ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी, जब ये गिरी है तो ये भी गिरेगी। इन्हें रेट देना चाहिए। आपकी भी दुकान है? हमारी सामने साइड पे, हमारी तरफ नहीं आ रहे वो फिलहाल। आएंगे? कोई पता नहीं, अगर तो रोड के सेंटर में हमारी दुकान हुई, नाजायज़ हुई तो वो आएंगे, वहाँ पे भी आएंगे, छोड़ेंगे वो कुछ भी नहीं। भाई कभी नहीं पता है कि नाजायज़ है नहीं है? नहीं, हमारी तो जायज़ है। अगर दुकान हमारी वो आएंगे पैमाइश, हुकूमत ने कहा कि हमारी तरफ जायज़ नहीं है। नहीं, हाँ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, हुकूमत वहाँ जा रही है जो नाजायज़ है। अब ये गवर्नमेंट जहाँ चाहिए थी ये रोड खुला करने के लिए, उन्हें पे करेंगे और जगह लेंगे वो इनसे। तो आपको लग क्या रहा है, ये मंसूबा ठीक है गलत है? अच्छा मंसूबा है। देखिए अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पर्पल ट्रेन चलानी है जो भाटी चौक से एयरपोर्ट जाएगी, और उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़मर्रा भी फ़ायदा होगा ना। जिनके घर की मेट्रो बस बढ़िया, उन्हें जगह दे गवर्नमेंट। अभी तो परेशान देखिए वक्ती परेशानी सबको आती है, वक्ती परेशानी सबको आती है। जब आप बीमार होते हैं वक्ती परेशानी आती है, आप ठीक हो जाते हैं, फिर परेशानी के बाद आसानी। बिल्कुल परेशानी आसानी है। शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। हाफिज़ साहब आप कवर करते हैं इस बीट को, ये टीपा करने क्या जा रहा है? सबसे पहले तो हैदर भाई ये असल में प्रोजेक्ट है क्या ये जानने की कोशिश करेंगे। एक प्रोजेक्ट है लहर का, जो ओनली अंदरून लाहौर को रीवैम्प करेगा, रीमॉडलिंग करेगा उसकी। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है दाता दरबार की रीमॉडलिंग और रीवैम्पिंग का। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये दाता दरबार रीवैम्पिंग और रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है। इसमें प्रोजेक्ट ये है कि जो दाता दरबार के सराउंडिंग में जितनी जगह है, और वो जगह जो दाता दरबार के सामने और दाता दरबार की बैक पे और सराउंडिंग में जो इंक्रोचमेंट समझी जाती थी जगह कि जी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स की जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो जगह है ये गैर कानूनी लोग बैठे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं ये औकाफ से जगह लेके बैठे हुए हैं, 100 साल लीज़ पे, 50 साल लीज़ पे।
ज़्यादातर लोग यहाँ पर वही बैठे हैं। तो अब गवर्नमेंट करने ये जा रही है कि जी दाता दरबार के जो सामने वाला एरिया है उसको प्रॉपर क्लीन किया जाएगा। क्लीन करके अगर आप बनेगा क्या है भाईजान, बनेगा ये, इधर वॉकवेज बनेंगे, इधर आपको एक जदीद तर्ज की पार्किंग मिलेगी, आपको पार्क्स मिलेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन जो इनिशिएटिव है ये है कि जी जो आपकी लाहौर की टूरिज़म है उसको प्रमोट करना है। क्योंकि लाहौर एक सकाफती शहर है, इसके साथ ही अंदरून लाहौर टच करता है। तो अंदरून लाहौर और ये जो लाहौर की एंट्री है उसको कंसर्न कर रही है गवर्नमेंट, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। एक लोगों को ये भी खदशा है, डर है कि उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, किसको पैसे मिलेंगे? जो महकमा औकाफ से लीज़ पे जगह लेके अपने घर बनाए, अपनी दुकानें बनाई जिन्होंने, उनको तो अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि उनको पेमेंट क्लियर की जाएगी। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्लान नहीं है, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। उनका पैसे देने का कोई अभी प्लान नहीं है। और ना ही ऐसा कोई प्लान तैयार किया गया है। हाँ, प्लान उनका तैयार किया गया है जिनके पास इंतकाल रजिस्ट्री प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास, उनको भी इस तरह पेमेंट उनकी क्लियर की जाएगी कि डीसी रेट के मुताबिक उनकी पेमेंट को क्लियर किया जाएगा। डीसी रेट तो कम नहीं है कीमत? लेट्स सपोज मैं आपको वही क्लियर करने लगा हूँ। अगर ये अब मेन रोड पे हम खड़े हैं, मेन रोड आप पीछे देख सकते हैं, अगर ये मेन जो प्रॉपर्टी है इसका पर मरला 10 लाख रुपए आपको मार्केट रेट पे मिल रहा है, तो डीसी रेट का ये है कि जी डीसी रेट मार्केट से थोड़ा रेट कम करके डीसी रेट मिलता है। तो कम से कम कोई पर मरला जो एक दुकानदार को मिलेगा डीसी रेट पे, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 2.5 से 3 लाख रुपए मरला उनको मिल जाएगा। तो ये उनको मिलेगा जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो औकाफ से लीज़ पर जगह लेके बैठे हुए हैं, उनको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई पेमेंट मिलेगी। ये तो बड़ा नुकसान है जिनके पास रजिस्ट्री भी है। जो आप अगर रजिस्ट्री बनवाएं, रजिस्ट्री के ऊपर प्रॉपर मेंशन किया जाता है वन लाइनर कि ये प्रॉपर्टी अगर किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आती है तो इस प्रोजेक्ट में आने की वजह से आपको प्रॉपर्टी का डीसी रेट के ऊपर अमाउंट मिलेगी। प्रॉपर रजिस्ट्री के ऊपर, इंतकाल के ऊपर मेंशन किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आपने हाफिज़ उस्मान की बात सुनी, डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है क्या और होने क्या जा रहा है, लोगों को इसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। मेरा कैमरामैन आप को दिखाए तो आप देख सकते हैं ये लोगों के घर हैं जिनको मिसमार किया जा रहा है टीपा की जानिब से। लोग काफ़ी परेशान हैं, चूँकि जिनका घर है, जब घर से आप बेघर होते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह हाफिज़ उस्मान ने आपको बताया कि जो रेट है वो भी, जो कीमत है वो भी पूरी नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हाउसिंग सुल्तान बाजवा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि रीमॉडलिंग शुरू हुई है लाहौर में और दाता दरबार के अतराफ़ में जो मार्केट है वो गिराई गई है, अब जो घर हैं वो भी गिराए जा रहे हैं, तो कैसे ये मैनेज होगा और क्या करने जा रहे हैं आप? जिस तरह आप देखें, सीएम साहिबा का ये मिशन है, उनका एम है कि हमने पूरे पंजाब को खूबसूरत बनाना है। और इसमें जो लोग सबसे पहले बातें करते हैं कि सारा काम लाहौर में हो रहा है, उनके लिए ये कहना चाहूँगा, जो आपका हेडक्वार्टर होता है, अगर वो आपका प्यारा होगा तो फिर पूरा आपका सूबा प्यारा लगने लग जाता है। तो इसी तरह ये जो रीमॉडलिंग के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, चाहे वो इचरा बाज़ार का हो, दाता दरबार का हो, या जो परिंदा मार्केट गिराई गई थी उसके बारे में काफ़ी बातें हुई, लेकिन ये सब चीज़ें लाहौर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और बिल्कुल उसी तरह ये रीमॉडलिंग का काम शुरू है जिसमें हम ब्यूटिफिकेशन में इजाफा करेंगे, वाइड सड़कें बनेंगी, तो उसके बाद ही आपका उधर रहने सहने वाले लोग भी खुश रहते हैं और जो उधर विज़िट करने आते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी का बायस बनता है। अच्छा, जो लोग सालों से उधर रह रहे हैं वो काफ़ी परेशानी या तो इंक्रोचमेंट वाले एरिया ज़्यादा होते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं गिराई जाती, अगर आपका रिहायशी घर होगा वो आके कोई नहीं गिरा देगा, तो इसके प्रॉपर तरीके होते हैं, सबको कंपनसेट भी किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब रीमॉडलिंग का काम शुरू होगा तो किसी बंदे को ऐसे फारिग नहीं कर दिया जाएगा, किसी को छोड़ नहीं दिया जाएगा, सबके साथ कंपनसेशंस भी होंगी। और ये मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ कि जो कुछ होगा पब्लिक इंटरेस्ट की बेहतरी के लिए होगा। बेहतरी होगी जी, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है इसमें आवाम के लिए बेहतरी है और मज़ीद भी इस तरह के जो मंसूबे हैं वो बनाए जाएंगे। पाकिस्तान का माशी हब, रोशनियों का शहर कराची, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के बाइस
अमन का गहवारा था, लेकिन एक बार फिर जराइम पेशा अफराद खसूसन भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाइस ताजिर बरादरी में तशवीश की लहर पाई जाती है। आज के इस प्रोग्राम में हम भत्ताखोरी के वाक़यात के हवाले से जानेंगे और ताजिर बरादरी का इस हवाले से क्या कहना है, और इस हवाले से ताजिर बरादरी का क्या कहना है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, वो भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कि भत्ताखोर किस तरह ताजिरों को ब्लैकमेल करते हैं, धमकियाँ देते हैं, और उनकी वॉइस सुनाएंगे। देख लो अजी, इसका भी हाल देखो। मैं छोटे बड़ों का लिहाज नहीं करता हूँ, जो भी मेरा फ़ोन काटता है, राब्ता नहीं करता है, उसका हाल यही होता है, समझा ना। मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप दुश्मनी पालोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे लियारी गैंगवार कहते हैं। मेरे साथ दुश्मनी करना लियारी गैंगवार के साथ दुश्मनी करने। और मेरा बात सुनो गौर से, पैसे तो तुम बाद में भी कमा लोगे, जो जान जाएगी ना वो वापस नहीं आएगी। आपके बेटे को मार के भी उसके बाद भी आपसे पैसे लूंगा। अगर आप खामोशी से पैसे देते हो या मैं टेलर दिखाऊं उसके बाद पैसे दोगे, ये तय तुम करो। बहादुर पीएमटी मुझे लोग कहते हैं, लियारी गैंगवार। जी, आपने भत्ताखोर की वॉइस सुनी, तो अब हम चलते हैं ताजिरों के पास और उनसे जानते हैं कि इस भत्ताखोरी के वाक़यात के हवाले से कि उनका क्या कहना है, और ये तमाम तर वाक़यात मईशत पर किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। जी, भत्ताखोरी के तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन साउदर्न रीजन आबाद अहमद अवैस थानवी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आप ये बताइएगा कि कब से ये तमाम तर सिलसिला भत्ताखोरी का शुरू हुआ है, और फिर बाकायदा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सिलसिला जो है ये भत्ताखोरी का दोबारा जो जन्म लेना शुरू किया है, ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, और हमारे इन 4-5 महीनों में मुख्तलिफ़ मेंबरान को जो हैं वो भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हुई हैं। ना सिर्फ भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हुई हैं, बल्कि उनके ऑफिसेस के ऊपर फायरिंग भी हुई है, और उनके ऑफिसेस के लोगों पर भी फायरिंग हुई है, और कई लोगों को उन्होंने ज़ख्मी भी किया है। तो इस हवाले से हमने तकरीबन 3-4 महीने से मुख्तलिफ़ वक्तों में हमने जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती गईं, जिन जिन लोगों ने हमें कंप्लेंट्स कराई हैं, उन तमाम लोगों के लेटर्स हम भेजते गए मुख्तलिफ़ इदारों में। जब वहाँ पे हमें खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ही यही था कि कम से कम इस वाले वाक़ये को हम थोड़ा सा एड्रेस करें, ताकि लोगों को पता चले कि जी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी परेशान हैं, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, ना उनको कोई सीरियस ले रहा है। करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार करने के बावजूद भी अगर हमारे साथ या हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ या हमारे ऑफिस के ऊपर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो हम कैसे कारोबार करेंगे। तो ये किस तरीके वारदात क्या है, कितने कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो ये तमाम तर भत्ताखोरी के वाक़यात के और सामने आए हैं? आप लोगों ने कोई तफ्तीश की होगी, तहकीकात की होंगी? देखें जी, अब तो डिजिटल का दौर है, और किसी से भी किसी की कोई शनाख्त छुपी भी नहीं है। वो लोग अपना नाम बताते हैं, वो ग्रुप्स का नाम बताते हैं, और ग्रुप्स का नाम बताने के बाद भत्ते की पर्ची भेजते हैं। उसके ऊपर भी उनका नाम और नंबर, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ होता है। उसी मोबाइल नंबर से वो मैसेजेस करते हैं, उसी मोबाइल नंबर से ही वो हमारे मेंबरान को या जिन लोगों को वो भत्ते की पर्ची दे रहे हैं उनसे रब्ता करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनके राब्ते में आकर उनसे लॉन्ग कन्वर्सेशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ताकि कोई मवाद उनके हवाले से इकट्ठा कर सकें। और कई लोग डर और खौफ की वजह से जो है वो उस हवाले से उनसे बात जो है वो नहीं करते, और उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं जो यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहे, पाकिस्तान के बाहर के मुख्तलिफ़ ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। जो ऑपरेशन है वो मामलात बाहर से हैं, इधर शहर से मुझे नहीं लगता। उन ग्रुप के कुछ कारिंदे ज़रूर होंगे जो ऑफिस में आके फायरिंग करते हैं, मगर मेन जो उनका सरगना है वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है। यकीनन अभी काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध से ही मुलाकात आप लोग की हुई है, क्या यकीन दहानी कराई गई है, क्या हुआ है मीटिंग्स में? बिल्कुल जी, वज़ीर आला सिंध ने आबाद की काबीना को अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने पास बुलाया,
और अपनी पूरी काबीना को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की है। और जितने भी ग्रीवेंसेस थे हमारे, वो हमने वज़ीर आला साहब, क्योंकि सूबे सिंध के बड़े वही हैं, उनके सामने हमने रखे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे हैं, चीज़ें भी रखी हैं, और हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिला है। अगर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स थोड़े पॉजिटिव वे में हमें पहले मिल जाता तो मेरे ख़्याल से ये नौबत ना आती और बहुत सारी चीज़ें खामोशी से हल की तरफ जाती हैं। किसी एक को सज़ा मिल जाएगी या किसी एक को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। अच्छा, आप जो पुलिस का ये क्लेम करती है कि जो वाक़यात होते हैं ज़्यादातर लोग वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, और 171 के करीब बताया गया है जो पुलिस हुक्काम की जानिब से कि जो वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ 75 जो है ऐसे वाक़यात थे जो बत्तखोरी के, जबकि दीगर जो है लेन देन के वाक़यात थे। उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे भी कंप्लेन नहीं करते। उसकी मेन वजह यह है कि डरते हैं, खौफ में आते हैं, क्योंकि जो भत्ता लेने वाले हैं, जो पर्ची भेजने वाले हैं, जो उनको मोबाइल पर मैसेजेस करने वाले हैं, वो उनकी तमाम डिटेल्स जानते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो किस गाड़ी में घूमते हैं, वो किस ऑफ़िस में बैठते हैं। क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो शीशे के घरों की मानंद है। हम रोड पर बैठे हुए अपने ऑफिसेस में कारोबार कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग्स रोड पे मुख्तलिफ़ लोकेशंस के ऊपर बनी हुई हैं, तो उनके लिए ईज़ी एक्सेस है उन लोगों को टारगेट करना जो ऑन साइट बैठकर काम कर रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है इसमें लोग घबराते भी हैं और कोशिश करते हैं लोग कि इस मामले को ख़ुद ही अपने तौर पर हल करने की, और जब उनसे हल नहीं हो रहा होता तो वो या तो आबाद की तरफ आते हैं या इदारों की तरफ जाते हैं जहाँ पे सुनवाई उनकी की जाती है। अच्छा, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का इदारा है, उनकी जानिब से, कराची पुलिस की जानिब से मुतादिद बार जो इंटरपोल से राब्ते भी किए गए, दरख्वास्तें भी दी गई, जो हमने बाकायदा खुद डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए, तो बाकायदा आप लोग का क्या लाहे अमल है? उस तरफ आप क्यों नहीं ज़ोर दे रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरपोल फ़ौरी तौर पर ये कार्रवाई करे ताकि जो अहम कमांडर्स हैं उनको यहाँ पर लेके आया जाए? मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम जो लोग बाहर बैठे हुए ये सारा मामला चला रहे हैं SM व्हाट्सएप के थ्रू, उनको कम से कम रेड वारंट इशू किया जाए। रेड वारंट इशू करने के बाद उनको पाकिस्तान लाया जाए, पाकिस्तान की अदालतों में पेश किया जाए और क़ानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। अगर जब तक ये सज़ा का निज़ाम नहीं होगा तब तक ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम अपने शहर कराची में रहना चाहते हैं, हम अपने अपने सूबा सिंध में रहना चाहते हैं, यहीं पे कारोबार करना चाहते हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते, वो सब यहीं रहना चाहते हैं। मगर अगर हमारे जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो कोई भी शख्स यहाँ अपनी जान को सूली पे लटका कर काम नहीं करेगा। कराची माशी हब है और यहाँ पर ताजिर बरादरी जो टैक्स भी देती है, तो अब कितना आप लोग यहाँ पर अपने आप को खौफ का समझते हैं और तशवीशनाक क्योंकि सूरत हाल है, आप लोगों ने आवाज़ उठाई है? देखें, जो हमारी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना अहम रोल प्ले करती है। हमसे जुड़ी हुई तकरीबन 72 से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। जब हमारा कारोबार चल रहा होता है वो इंडस्ट्रीज़ भी चल रही होती हैं। तो बहुत बड़ा एक ज़ाहिर रेवेन्यू है जो पाकिस्तान को कराची से मिलता है। तो अगर इस तरह का सिलसिला रहेगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का नुकसान होगा, इकॉनमी का नुकसान होगा। मैं तो आसिम मुनीर साहब जब कराची तशरीफ़ लाते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद ग्रो करे। तो हमने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों ने उनको यही कहा कि कम से कम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और कराची के हालात के ऊपर, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। तो कराची से ही जितना पैसा आज जनरेट हो रहा है उससे डबल या ट्रिपल जनरेट होगा अगर यहाँ के हालात बेहतर हो गए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल, अब कोई टाइम फ्रेम आपको दिया गया है? अब लाहे अमल आगे का आप लोग का क्या है? मुख्तलिफ़ इदारों से हमसे राब्ते किए गए हैं। CM साहब से भी मीटिंग हुई है, IG सिंध साहब से भी मीटिंग हुई है। इन लोगों ने भी अपनी कमेटीज़ काबीना बनाई हैं और जो काम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं और 2-3 दिन में प्रोग्रेस थोड़ी बहुत नज़र भी आई है। तो हमारी तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप हमारी मदद करके इन तमाम लोगों को, जिन लोगों की हमने निशानदेही की है, उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। अगर ये
मामलात रुके नहीं तो हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे मोहसिन शेखानी साहब, फॉर्मर चेयरमैन आबाद, और हसन बख्शी साहब जो चेयरमैन हैं हमारे आबाद के, उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि 15 जनवरी तक अगर हमें नज़र आया कि कुछ मामलात बेहतर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें महसूस हुआ कि मामलात बेहतर नहीं हो रहे तो हमारे लिए कारोबार करना और मईशत का पहिए में जो हम अपना किरदार अदा करते हैं वो करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये थे अहमद अवीस थानवी जो हमारे साथ तमाम तर बत्ताखोरी के हवाले से और ताजिर बरादरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तफसील से वो आगाह कर रहे थे। मज़ीद भी ताजिरों से इस हवाले से हम बात करेंगे, तो हमारे साथ आगे चलिए और आपको मज़ीद इस हवाले से आगाह करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और मारूफ ताजिर रहनुमा, कराची सदर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मोहम्मद मिनाज गुलफाम मौजूद हैं। उनसे भी मज़ीद जानेंगे कि भत्ताखोरी के हवाले से उनका क्या कहना है। आप ये बताइएगा, अचानक से ये भत्ताखोरी के जो वाक़यात है तो आप लोग क्या समझते हैं, मईशत पे कितना असर पड़ेगा? क्या ताजिर खौफ का शिकार हैं? जी बिल्कुल, अचानक जो ये भत्ताखोरी की जो एक्सटॉर्शन की जो एक लहर आई है, ताजरों में एक तशवीश पाई जा रही है। और हम पहले भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आला हुकाम से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ताजरों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ताजिर जो है वो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर ताजिर पुरसकून होगा, ताजिर अगर सकून के माहौल में काम कर सकेगा, उसको मेंटली सकून होगा, तो वो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकेगा। और अभी भी मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहूँगा कि अब ये मुल्क, ये शहर इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि ताजिर पहले भी कुर्बानियाँ देते आए और आगे भी कुर्बानियाँ दें। तो अब खुदारा इस भत्ताखोरी की जो लहर है, जो नेटवर्क है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियों के बाद इस शहर कराची का अमन जो है वो बहाल हुआ था, मगर अब दोबारा से एक चंद अनासिर जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं ताजिर बरादरी कि इस पर जो है कानून की गिरफ्त होगी और इंशाअल्लाह जितने भी भत्ताखोरियाँ इस किस्म के जो भी नेटवर्क हैं इंशाअल्लाह ताला वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आपकी अमूमन जो मीटिंग्स भी होती हैं आला हुकाम से भी, पुलिस अफसरान से भी, तो आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने ये तमाम तर जो दरख्वास्तें हैं, चीज़ें हैं वो रखते हैं, तो क्या हिकमत अमली बनाई जाती है? क्योंकि आबाद की जानिब से भी ये बताया गया है कि भत्ताखोरी के वाक़यात सामने आ रहे हैं, ख़ुसूस तौर पर ताजिर बरादरी हो या कारोबारी अफराद हों, तो आप लोग को क्या जवाब मिलता है, क्या लाहे अमल बनाया जाता है? देखें, एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनासिर जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। दुनिया के आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, ऐसे क्रिमिनल अज़ाइम रखने वाले अनासिर होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर जो है वो सपोर्ट करते हैं ताजिरों को। और ये इसी चीज़ का समर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो ताजिर हैं वो अपने आप को महफूज समझते हैं। मगर अब जो हालिया जो लहर है भत्ताखोरी की, इसमें एक हमें तशवीश है कि इस पर भी बहुत जल्द काबू पाया जाए और ताजिरों को जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराम की जाए और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। जी बिल्कुल, ये थे कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मिनाज गुलफाम। और मज़ीद भी ताजिरों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो भत्ताखोरी के हवाले से क्या लाहे अमल उनकी जानिब से बनाया गया है। तो आइए हमारे साथ मज़ीद ताजिरों से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी जो कि मारूफ ताजिर हैं, इनसे भी भत्ताखोरी के हवाले से जानेंगे कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप ये बताइएगा, आपकी काफ़ी गहरी नज़र भी है, काफ़ी आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं आप, ये कौन से अनासिर हैं जो तमाम पर कार्रवाई कर रहे हैं और कौन से कमांडर्स हैं जिनका कहा जाता है जो बैरून मुल्क से ये पर्चियाँ दे रहे हैं? देखें, सन 80 से कराची में बत्ता शुरू हुआ है और आज 2025 से 45 साल में बत्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आज इंटरनेशनल एलिमेंट जो हैं उसमें दाखिल हो चुके हैं। वसीउल्लाह लाखों सबको पता है कि कहाँ बैठा हुआ है, समत काठियावाड़ी इदारों को पता है कि कहाँ बैठा हुआ है, इस तरीके से ताजू का भी पता है कि वो उस वक्त जो है अफ्रीका में बैठा हुआ है। तो ये लोगों को क्यों हाथ नहीं डाला जा रहा और क्यों हमारी हुकूमत बेबस है? हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं फेडरल मिनिस्ट्री से, वो क्यों ईरान जाके इन लोगों के वापसी का तकाजा नहीं करते उन गवर्नमेंट से? और ये क्या बात हो गई कि इंटरपोल इनको कह रहा है कि आप इनकी जो है आइटिनरी दें कि वो किस बॉर्डर से हैं। जो गैंग वॉर्स के लोग हैं उनका तो बॉर्डर से आना जाना लगा ही रहता है, उनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट थोड़ी होंगे। तो भाई इन लोगों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और नासूरों को ख़त्म किया जाए इस शहर से। इस वक्त ये इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि बिटकॉइन के ज़रिए पैसे मांग रहे हैं। और जो रिपोर्ट हो रहे हैं ना, ये वो हैं जो मैंने 12 दफ़ा कहा है, ये 5-10 करोड़ वाली डीलें
जो है वो आपको रिपोर्टेड नज़र आ रही है। जो बिल्डर 50 लाख के अंदर दे रहे हैं उन्होंने तो रिपोर्ट ही नहीं किया है। इसके अलावा जो दुकानदार रेगुलर देखें 25 से 30 लाख रुपये माहाना रेगुलर उसको जा रहा है मार्केटों से। और जो दुकानदार है वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम पुलिस के मामले में पढ़ते हैं और अगर कोर्ट के मामले में पढ़ते हैं तो हमारे अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, परेशानी हमें ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ों के मुँह खुल जाते हैं। तो जो फटीक हमने दूसरों को देनी होती है वो फटीक हम इनको दे देते हैं। ये फटीक अकाउंट बाकायदा ताजरों ने फटीक अकाउंट एक खोल दिया है कि अब जो है वो बत्ताखोरों को बत्ता भी देना है। तो आप क्या समझते हैं हल क्या है इसका कि इनको लाना नहीं चाह रहा कोई, या क्या सिलसिला है कि जब आम ताजरों को पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं तो इशू क्या है अभी? देखिए रज़ा भाई, एक बॉलीवुड ने इसके ऊपर फिल्म भी बना दी और मुझे लगता है चंद दिनों में हॉलीवुड भी फिल्म बना देगा। वसीउल्लाह को कितने सालों से बाहर बैठा हुआ है, 2013 से 2025 हो गए, 12 साल से वो इनके हाथ नहीं आया। और रेड वारंट, अगर इनका कोई ज़ाती मसला हो या इनका कोई सियासी मसला हो तो रेड वारंट भी इशू हो जाता है, बंदा भी ले आते हैं। लेकिन अगर आप देखें पंजाब में तैफी भट्ट को लाना था तो रेड वारंट इशू हुए, वो लेकर भी आया और उसका मामला ख़त्म भी हो गया। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जी, बहुत ज़्यादा अहम इंकशाफात किए हैं शर्जील गुपलानी साहब ने और हक़ाइक़ से भी आगाह किया है कि नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है और कितना ये ताकतवर बनता जा रहा है। ये ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो खौफ का शिकार हैं ताजिर, उन ताजिर बरादरी से भी हमने मौक़िफ़ जाना। अब पुलिस हुक्काम इस हवाले से क्या कहते हैं, पुलिस हुक्काम से भी मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, कौन से अनासिर हैं और कितने अब तक मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, कितने मुकाबले हुए हैं। तो पुलिस का मौक़िफ़ भी जानते हैं। सिर्फ 70 ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइनली एक्सटॉर्शन के केसेस थे, बाकी जो 100 केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस नहीं थे। वो लोगों के आपस में लेन देन के प्रॉब्लम, ज़मीन के तनाज़े, पैसों का लेन देन, इस तरह के इशूज़ थे। इन 70 जो मेन केसेस हैं जेन्युइन, इनमें से 90% से ज़्यादा केसेस ये ट्रेस हुए। इन सारे केसेस में तकरीबन कोई 100 के करीब मुल्ज़मान जो मुलव्वस थे, उन 100 में से 70 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इस पूरे टाइम के दौरान कोई 20 ऐसे मुल्ज़मान हैं जो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए, 5 मुल्ज़मान जो है बत्ताखोरी से रिलेटेड वो जहाँ बहक हुए। आपने देखा है कि रिसेंटली भी लास्ट वीक भी जो बत्ताखोरी का कराची में एक बड़ा नेटवर्क था उसको तोड़ा गया। उसके जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की गई, क्रैकडाउन किया गया और उनके जो मेन मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्त में लाया गया। और वो बहुत सारे केसेस में वांटेड थे, उनका प्रीवियस काफ़ी सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और उनसे भारी मिकदार में असला भी बरामद हुआ। SIU और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई में 8 मुल्ज़मान पकड़े गए जिसमें से 5 ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से, कराची पुलिस की तरफ से कराची के शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए पुलिस सरगर्म है, तमाम इदारे सरगर्म है और इन जो भी इसमें मुलव्वस है बत्ताखोरी में उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन की जारी रखेगा। चंद मुल्ज़मान हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन ये है कि वह बैरून मुल्क छुपे हुए हैं, वहाँ पे फ़रार हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर है वो ऑलरेडी हमने इनिशिएट किया हुआ है और उसको एक्सपीडाइट भी कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द उनको कानून की गिरफ्त में लेके आ सकें। मेन टाइम जो यहाँ पे इनके बाकी नेटवर्क चलाने वाले मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ हम भरपूर एक्शन जारी रखेंगे। मरकज़ी किरदार कौन कौन है इनमें? देखिए, जो 4-5 मेन ग्रुप्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो वसीउल्लाह लाखो, अब्दुस्समद काठियावाड़ी, अहमद मक्सी का भी नाम आता है, जमील छांगा है, बहादुर KMT है। ये 4-5 मेन जो मुल्ज़मान हैं जो बैरून मुल्क हैं। बाकी इनका नेटवर्क यहाँ चलाने वाले जो मुल्ज़मान हैं, रिसेंटली जैसे हमने जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए वो यहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क चला रहे थे, जो लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनके इन्फॉर्मर भी हैं, शूटर्स भी होते हैं, वेपन, बाइक्स, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, काफ़ी सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हुए हैं, रिमेनिंग टारगेट्स पे हम काम कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने भत्ताखोरी के वाक़यात, उनसे जुड़े असल हक़ाइक़ और गैंग वॉर कमांडर समेत ताजिर बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे आगाह किया। रोशनियों के शहर कराची को अमन का गहवारा बनाना है तो मुताल्लिक़ा इदारों को एक बार फिर मौसर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा।